कार्तिक शुक्ल की षष्ठी की शाम थी। बिहार के देवलपुर गांव, जो कि गंगा के किनारे बसा था, उस नदी के घाट पर काफी लोगों की चहल पहल थी। वह छठ पूजा का पहला दिन था। लोग सुबह से ही स्नान करने में लगे हुए थे। दोपहर तक सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन गांव के कुछ लड़के उस घाट पर रुके हुए थे और उन लड़कों के साथ था दिल्ली का एक पत्रकार पवन और कैमरामैन अंकित। दरअसल पवन को बिहार की छठ पूजा कवर करनी थी, क्योंकि छठ का पर्व बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए वह अपने दोस्त राकेश के गांव देवलपुर आया था और राकेश के घर ही रुका था। उनको यह रिपोर्ट पूरे 5 दिन में तैयार करनी थी और छठ का पर्व 4 दिन का होता है। वह छठ का पहला दिन था जब पवन ने लोगों के स्नान के समय की सारी रिपोर्ट तैयार की। आखिर स्नान कैसे किया जाता है, उसकी शुद्धता का क्या प्रमाण है, लोग किस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं, सब कुछ। और अंकित इन सभी चीजों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। दोपहर तक लगभग सभी लोग अपने अपने घरों में लौट गए थे, क्योंकि उन्हें अन्य काम थे। लेकिन गांव के ही कुछ लड़के घाट पर पवन और अंकित के साथ बैठे थे। पवन आज पहले दिन की काफी तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और एक एक करके वे लड़के भी वहां से जाने लगे। अब घाट पर केवल राकेश, पवन और अंकित ही थे। राकेश ने कहा, चलो यार, अंधेरा हो रहा है, हमें भी घर चलना चाहिए, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। पवन ने कहा, अरे यार बैठना, घर पर जाकर क्या करना है, वो लोग पूजा की तैयारी वगैरह ही कर रहे होंगे। यहाँ कितना सुकून मिल रहा है, कुछ देर रुकते हैं ना, फिर चलते हैं। इतने में ही राकेश का फोन बजने लगता है और फोन घर से ही था। राकेश फोन को बिना उठाए ही कहता है, ये देख, घर से फोन आ गया, चल खाना वाना खाने के बाद थोड़ा टहलने आ जाएंगे। राकेश के कहने पर पवन और अंकित को उठना पड़ता है। पवन और राकेश आगे आगे चल रहे थे, जबकि अंकित पीछे था। तभी अंकित को ऐसा एहसास हुआ जैसे नदी में से कोई बाहर निकाल कर आ रहा है। उसे किसी के पदचापों की आवाज आई। अंकित ने पीछे पलट कर देखा तो उसे पीली साड़ी में पानी से भीगी हुई एक औरत नजर आई। वह नदी के अंदर ही थी और उसके पैरों के टखनों तक पानी था, यानी कि यह साफ था कि वह नदी में से ही निकल कर आ रही है। अंकित उस औरत को देखकर हैरानी करता है, क्योंकि वे लोग काफी देर से वहां थे और उनके सामने कोई भी औरत पानी के अंदर नहीं गई थी, बल्कि घाट पर कोई था ही नहीं, बस वो 3 लड़के ही थे। अंकित मन ही मन सोचता है, ये औरत यहां कैसे आई, मेरे सामने तो पानी में कोई भी नहीं गया, ये इतनी रात को स्नान करने आई है, दोपहर तक तो सब चले गए थे। खैर, मुझे क्या, हो सकता है बेचारी किसी वजह से लेट हो गई हो। अंकित इतना सोचते हुए आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, ना तो अब उसे वह औरत दिखाई दी और ना ही कोई बच्चा। अंकित यह देखकर हैरान रह गया। अंकित का दिल जोरों से धड़कने लगा। अंकित से रहा नहीं गया, क्योंकि उसने उस औरत को इधर उधर जाते हुए देखा ही नहीं था। अंकित की नजरें नदी के घाट पर उस औरत को ढूंढने लगी, लेकिन अंकित को वो औरत दोबारा दिखाई नहीं दी। वह वापस उस नदी के घाट पर गया, यह देखने के लिए कि हो सकता है वह औरत दोबारा नदी के अंदर चली गई हो। जैसे ही अंकित किनारे गया, नदी के किनारे जमीन पर बांस की एक बड़ी टोकरी और उसमें पूजा की सामग्री जैसे एक पीतल का लोटा, कुछ फल, कलावा, अक्षत, सिंदूर, ठेकुआ, सब कुछ दिखाई दिया। वह कुछ समझ पाता या कुछ कहता, उससे पहले ही पवन ने अंकित को आवाज लगाई, अरे अंकित, वहां क्या करने गया है, चल आ जा। पवन की आवाज लगाने पर अंकित ने भी पवन की ओर देखकर कहा, हाँ हाँ, अभी आता हूं। अंकित ने वापस जमीन पर देखा तो अब वह टोकरी भी गायब थी। यह सब कुछ देखने के बाद अंकित घबरा गया। उसे ऐसा लगा जैसे ये उसकी आंखों का धोखा है या यहाँ कोई भूत है। फिलहाल वह डर के वापस पवन और राकेश के पास चला गया। वे लोग राकेश के घर गए और सभी ने खाना खाया। खाना खाकर वे लोग आराम करने लगे। क्योंकि सभी काफी थक चुके थे, इसलिए किसी का भी दोबारा टहलने का मन नहीं किया और फिर अगले दिन दोबारा काम पर भी जाना था, इसलिए पवन और अंकित आराम करने लगे। वे लोग राकेश के घर की बैठक में ही लेट गए थे। पवन तो लेटते ही गहरी नींद में चला गया था। अंकित की भी आंख लगी ही थी कि उसे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अंकित को उस समय घाट पर आ रही थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अंकित ने झट से अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह नदी के घाट पर ही है। वही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। वह उठकर बैठा। उसके दाएं ओर खिड़की थी। अंकित की नजर खिड़की के बाहर गई। बाहर अच्छी खासी चौड़ी सड़क थी। अंकित सड़क को निहारता रहा। तभी उसे खिड़की के सामने से वही पानी से भीगी हुई पीली साड़ी पहने औरत गुजरती दिखी। उसके सारे बाल गीले थे, बालों से बूंदें टपक रही थी। वह धीरे धीरे चल रही थी और उसके आसपास थोड़ी रोशनी भी थी। वह रोशनी कहां से आ रही थी, कैसे आ रही थी, अंकित को नहीं पता, लेकिन वह एक डरा देने वाला दृश्य था।
अंकित उस औरत का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उस औरत को देखकर पहचान गया कि यह वही औरत है जो उस समय नदी के घाट पर दिखी थी। वही कद-काठी, वही साड़ी, उतने ही लंबे बाल। अंकित उस औरत को देखकर थोड़ा डर गया था, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ मिनट बाद राकेश भी उस ओर गया जहां वह औरत गई। दरअसल राकेश फोन पर बात करते हुए नदी के घाट की तरफ जाने लगा। राकेश जिस कॉलेज में पढ़ता था वह उसी कॉलेज की लड़की आराध्या से प्यार करता था और इतनी रात को वह उसी से बात कर रहा था। राकेश के घर वालों को आराध्या के बारे में कुछ नहीं पता था और राकेश घर में उससे बात भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह चुपचाप घर से बाहर निकलकर टहलते टहलते आराध्या से फोन पर बात कर रहा था। राकेश इस बात से अनजान था कि वह किस ओर चल रहे हैं। वह तो बस मस्ती में और आराध्या के प्यार में डूबा हुआ नदी के घाट की तरफ चल देता है और ना ही उसे यह खबर थी कि उसके आगे एक भीगी हुई औरत चल रही है। अंकित जब यह सब देखता है तो उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश और उस औरत का कोई संबंध हो, क्योंकि देखने में वह एक लड़की जैसी ही लग रही थी, कम उम्र की, लेकिन साड़ी पहन रखी थी, इसलिए शायद शादीशुदा हो। खैर, अंकित ने सोचा कि राकेश उस औरत को जानता होगा, इसीलिए इतनी रात को उसके पीछे गया है। अंकित खिड़की बंद करके दोबारा सो गया। वहीं दूसरी ओर राकेश, जो अपनी बातों में मग्न नदी के घाट पर पहुंच चुका था। नदी की लहरों से उठती ठंडी ठंडी हवा राकेश के शरीर को जब छू रही थी तब राकेश को ठंड का एहसास हो रहा था और इसी बीच उसे किसी के स्पर्श का भी एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अचानक उसने अपने सिर को झटका और इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह दोबारा अपनी बातों में मग्न हो गया। उसने फोन पर आराध्या को बताया था कि वह नदी के किनारे है। बातों बातों में ही आराध्या ने कहा कि उसे भी गंगा मैया के पानी को छूना है, क्योंकि वह तो छठ का पर्व नहीं मना सकती, शहर में है। इस पर राकेश ने कहा, चलो ठीक है, तुम यहां नहीं आ सकती तो तुम्हारे बदले मैं ही पानी को अपने हाथों में लेकर तुम्हें स्पर्श कराता हूं। तुम और मैं अलग अलग तो नहीं है। अपनी प्यार भरी बातों के बीच राकेश नदी में उतरा। वह फोन पर मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश था। वह आराध्या को यह एहसास कराना चाह रहा था कि उसने गंगा मैया को छू लिया है। राकेश ने जैसे ही नदी में अपना हाथ डाला, अचानक उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। राकेश एकदम घबरा गया। राकेश इतना समझ चुका था कि जिस किसी चीज ने भी उसे पकड़ा था वह किसी का हाथ था, कोई मछली या जानवर नहीं। राकेश अपने हाथ को पीछे खींचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ा गया था। इसी बीच राकेश का फोन भी पानी में गिर जाता है और आराध्या उधर से हेलो हेलो करती रह जाती है। इधर राकेश परेशान हो चुका था कि आखिर पानी के अंदर कौन है। वह चिल्लाने लगता है और अपने दाएं हाथ से ही अपने बाएं हाथ को पूरी ताकत के साथ खींचता है। वह अपना हाथ छुड़ाने में सफल तो रहता है, लेकिन उसका फोन पानी में गिर चुका था। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना फोन उठाए या नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने फोन उठाने के लिए पानी में हाथ डाला तो कहीं वह चीज दोबारा उसे न पकड़ ले। राकेश थोड़ा डरते डरते पानी से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम पानी से बाहर निकाला तभी एक फूला हुआ सड़ा गला सा हाथ पानी के अंदर से बाहर निकला और उसने राकेश के पैर को झटके से नीचे गिरा दिया। राकेश ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके सामने एक बेहद भयानक रूप लिए औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा फूला हुआ था। कहीं कहीं से खाल भी छूट रही थी और अंदर का मांस दिखाई दे रहा था। उसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। यह वही औरत थी जिसे अंकित ने देखा था। उस औरत को देखकर राकेश बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख गांव वालों तक नहीं जा सकी। हालांकि गांव के घर उस घाट से ज्यादा दूरी पर नहीं थे, लेकिन फिर भी यह शायद कुदरत थी कि राकेश को उस रात अपनी जान से हाथ धो बैठना था। उस औरत ने पूरी ताकत के साथ राकेश को पानी के अंदर खींचा। तभी राकेश को एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और वह आवाज नदी के अंदर से आ रही थी। राकेश ने पहले तो सोचा कि शायद कोई बच्चा भी इस पानी में डूब गया है, लेकिन उसके बाद जब उसका दम घुटना शुरू हुआ, उसकी खुद की सांस लेना भरी हो गया, तो वह उस बच्चे को भूल गया। राकेश पूरी कोशिश कर रहा था कि वह पानी से बाहर निकल सके, लेकिन उसके हाथ पैर पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। धीरे धीरे वह पानी की गहराइयों में चला गया। पानी के अंदर जाकर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात का समय था। बस उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई तो है जो उसे अंदर खींच रहा है। राकेश अपने हाथ पैर छटपटा रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बच्चे के रोने की आवाज भी रुक गई और राकेश का हाथ पैर मारना भी रुक गया। वहीं दूसरे दिन अगला दिन निकलते ही पवन और अंकित देखते हैं कि घर की औरतें घर के आंगन में नया मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं। पवन और अंकित वो सब भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसका क्या महत्व है। धीरे धीरे उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही थी कि तभी उनका ध्यान राकेश पर भी जाता है। राकेश के पिता सुबह से ही राकेश को ढूंढ रहे थे। जैसे ही पवन और अंकित बाहर आते हैं, राकेश के पिता मनोहर उनसे भी पूछते हैं,
कि उन्होंने राकेश को देखा क्या, तो पवन नामे सिर हिला देता है। अंकित पूछता है, क्या हुआ अंकल, राकेश कहाँ है? मनोहर कहते हैं, पता नहीं, सुबह से ही दिखाई नहीं दे रहा, घर में किसी ने भी उसे नहीं देखा। तब अंकित को ध्यान आता है कि उसने रात राकेश को देखा था। वह तुरंत बोलता है, लेकिन अंकल, रात लगभग 2-2:30 बजे के करीब मैंने उसे बाहर सड़क पर देखा था। यह सुनकर मनोहर के चेहरे का रंग थोड़ा फीका हो जाता है। वह हैरानी से कहता है, क्या, रात के 2:30 बजे? ये सुनकर घर की औरतें भी अपना अपना काम छोड़ देती हैं। तभी राकेश की दादी कहती हैं, अरे रात 2:30 बजे, क्या शहर गया था क्या, और अभी तक लौटा नहीं? मनोहर गुस्से से कहता है, अरे रात के 2:30 बजे शहर क्यों जाएगा, लेकिन वह बाहर कर क्या रहा था? अंकित कहता है, यह तो मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन वह फोन पर बात कर रहा था। अब यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। सब अपना अपना काम छोड़ देते हैं और राकेश को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाते हैं। पवन और अंकित भी उन्हीं के साथ थे। वे लोग गांव में सब जगह ढूंढते हैं, उन्हें कहीं भी राकेश नजर नहीं आता। तभी अंकित के मुंह से निकलता है, अंकल, एक बार नदी की तरफ देखो, हो सकता है ठंडी हवा लेने के लिए नदी के घाट पर गया हो। पवन अंकित की बात का खंडन करते हुए कहता है, लेकिन मौसम तो ठीक हो रहा था, वह आधी रात के समय नदी के घाट पर भला क्यों जाएगा? अंकित कहता है, एक बार देखने में क्या जाता है। वे लोग नदी के घाट पर जा ही रहे थे कि तभी घाट की तरफ से ही कुछ आदमी चिल्लाते हुए आ रहे थे, राकेश मर गया, अरे राकेश मर गया, राकेश मर गया। दूर से यह सुनते ही मनोहर के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह जहां का तहां खड़ा रह गया। पवन और अंकित उस भीड़ के करीब गए, तब उन्होंने अच्छी तरह सुना कि राकेश नदी के घाट के किनारे पड़ा है, वह मर चुका है। वे दोनों तुरंत नदी के किनारे राकेश को देखने गए तो सच में राकेश की लाश नदी के किनारे पड़ी थी और लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे राकेश की मौत को कई दिन हो चुके हैं। लाश फूल चुकी थी, पूरे शरीर में पानी भर चुका था। पवन की नजर राकेश के हाथ में पकड़े फोन पर गई। अंकित ने भी उस फोन पर गौर किया। वह पवन से बोला, पवन, ये देख, अभी भी इसके हाथों में फोन है और कसकर पकड़ रखा है, कहीं ये कोई हत्या तो नहीं? लोग गुपचुप बात कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि राकेश की मौत कैसे हुई, लेकिन जल्द ही पुलिस भी आ गई और उसने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि वह त्योहार का दिन था। घाट के किनारे भी लोगों को कुछ ना कुछ काम थे, इसीलिए पुलिस ज्यादा तफ्तीश नहीं कर पाई और वैसे भी आसपास कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली जिससे यह पता लग सकता कि राकेश को किसी ने मारा है या यह आत्महत्या है। फिलहाल राकेश की डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में यही आता है कि पानी में डूबने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब यह कोई नहीं जानता था कि राकेश पानी में डूबा है या डुबाया गया है। फिलहाल गांव में एक मौत होने के कारण छठ का पर्व थोड़ा फीका हो गया था। जो खुशी सबके अंदर झलकनी चाहिए थी वह एकदम रुक सी गई थी। सब लोग बतौर फॉर्मेलिटी ही त्योहार मना रहे थे। पवन और अंकित ने भी राकेश की 13वीं तक इसी गांव में रुकने का फैसला किया। वे लोग यह जान चुके थे कि वह जो रिपोर्ट बनाने यहां आए थे अब वो वैसी नहीं बन पाएगी जैसी उन्हें सोची थी, लेकिन फिर भी यहां आए थे तो काम तो करना ही था, इसलिए जो थोड़ा बहुत कंटेंट मिला वे इकट्ठा करते चले गए। जिस दिन राकेश की मौत हुई थी, पवन और अंकित अपने काम से पूरी तरह से दूर थे। रात हो चुकी थी, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। लोग अपने अपने घरों में अभी भी राकेश की ही बात कर रहे थे कि आखिर वह पानी में कैसे डूबा होगा। इधर गांव के 2 शैतान बच्चे जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 साल थी, वे लोग घर में बिना बताए उस नदी के घाट पर पहुंच गए। वे बच्चे भी अच्छी तरह जानते थे कि आज गांव में एक मौत हुई है और वो भी इसी नदी के जरिए। वे बच्चे भी अपनी बचकानी हरकतों के चलते उस नदी के घाट पर पहुंचे थे और आपस में यूं ही बातें कर रहे थे। सोनू कमलेश से बोला, पता नहीं बेचारे राकेश भैया पानी में कैसे डूब गए होंगे। कमलेश ने कहा, हो सकता है वो स्नान करने आए हो। सोनू ने कहा, अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो सुबह मेरे साथ ही स्नान किया था। तभी कमलेश ने कहा, यार सोनू, वैसे हम यहां क्यों आए हैं? हमें भी यहां आना नहीं चाहिए था, गांव में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर पवन और अंकित बैठक में बैठे थे। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह पर्व इस तरह से जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों अंकित के मन में बार बार वह पीले रंग की साड़ी वाली औरत घूम रही थी। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उस औरत और राकेश का कोई ना कोई कनेक्शन है। हार कर वह अपने दिल की बात पवन से कहता है, पवन यार, तुझे कुछ बताऊं? पवन कहता है, हाँ बता। अंकित कहता है, यार, रात जब मैंने राकेश को जाते हुए देखा था तब उससे कुछ मिनट पहले ही मैंने एक औरत को भी देखा था। वह भीगी थी,
पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और पता है उस औरत को मैंने नदी के घाट पर भी देखा था। पवन हैरानी से पूछता है, क्या नदी के घाट पर? अंकित कहता है, हाँ, जब हम लोग वापस लौट रहे थे तब मुझे ऐसा लगा जैसे पानी से कोई निकल कर आ रहा है। तुम लोग तो आगे निकल गए थे, लेकिन जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा मुझे वह औरत नजर आई। मैं उसका चेहरा तो देख नहीं पाया क्योंकि उसके बाल खुले थे, लेकिन वह पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी। वह नदी से ही निकल कर आ रही थी और उस औरत को मैंने पूरी तरह से दोबारा भीगे हुए रात 2:30 बजे देखा। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वह औरत तब से गीली ही थी या वह दोबारा स्नान कर आई थी। और जैसे ही वह औरत खिड़की के सामने से गुजरी, कुछ देर के बाद राकेश भी उसके पीछे पीछे गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश और उस औरत का कोई चक्कर? पवन कहता है, अरे नहीं नहीं, तू कैसी बातें कर रहा है? राकेश किसी औरत से? जहां तक मुझे पता है उसकी गर्लफ्रेंड आराध्या है, वो उसके कॉलेज में ही है। तभी अंकित कहता है, तो फिर मुझे लगता है वह औरत कोई भूतनी थी। पवन इस बात पर हंसता है और कहता है, क्या भूतनी, और वह भी नदी के घाट पर? अंकित कहता है, हाँ, क्योंकि जब वह औरत नदी से बाहर निकली तो अचानक गायब भी हो गई। साथ ही मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। जब मैं नदी के करीब गया तब वहां मुझे पूजा के प्रसाद की टोकरी भी दिखाई दी और अचानक वह गायब भी हो गई। पवन आंखें चढ़ाते हुए कहता है, तू होश में तो है? तूने पी तो नहीं रखी? अंकित कहता है, अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे उस नदी के घाट से एक नकारात्मकता का एहसास होता है। वहां कुछ तो है। और वो औरत मुझे शाम नदी में से निकलती हुई दिखाई दी थी। मतलब वह तब भीगी थी और रात के 2:30 बजे तक भीगी रहना, ये तुझे अजीब नहीं लगता? और चल मान ले वह दोबारा भी स्नान करने गई तो रात के 2:30 बजे। अंकित की बातें सुनकर पवन भी परेशान होने लगा था। वह घबराते हुए बोला, तू यह सब मुझे डराने के लिए तो नहीं कह रहा? अंकित ने कहा, अरे यार, तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसी सिचुएशन में भी मैं तुझे डराऊंगा? अच्छा चल ठीक है, एक काम करते हैं, घाट पर चलते हैं, देखते हैं कि वह औरत वहां आती है या नहीं। पवन कहता है, अरे तू पागल है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? वह औरत रोज थोड़ी आएगी, और अगर वह कोई भूतनी हुई तो? अंकित कहता है, चलना यार, एक बार चलते हैं, मुझे घर में बहुत घुटन भी हो रही है। अंकित के काफी कहने पर पवन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन घर से निकलते निकलते अंकित अपना कैमरा भी उठा लेता है। कैमरा देखकर पवन कहता है, तू यह कैमरा कहां लेकर जा रहा है? अंकित कहता है, अरे यार, कुछ मिलेगा तो कैद कर लेंगे। पवन कहता है, मैं समझ गया, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू यही सोच रहा है ना कि अगर वह औरत कोई भूत हुई और हमारे कैमरे में कैद हो गई तो हमें एक नई स्टोरी मिल जाएगी। अंकित इस बात पर मुस्कुरा देता है। पवन कहता है, यार शर्म कर ले, आज हमारे दोस्त की मौत हुई है। अंकित कहता है, जानता हूं, लेकिन मौत बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई है। सोच, अगर सच में यहां कोई भूत हुआ तो, और राकेश की मौत के पीछे कोई राज हुआ तो? अब तू ये सब छोड़, मैं चुपचाप कैमरा लेकर चलता हूं। वे लोग घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सोनू और कमलेश आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। उस ओर अंधेरा था और उनके पास खेलने वाली टॉर्च थी जिससे थोड़ी बहुत ही रोशनी हो रही थी। कमलेश ने सोनू से कहा, सोनू, ये बच्चा कहां रो रहा है? सोनू कहने लगा, हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। कमलेश बोला, चल यार सोनू, हम घर चलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। तभी सोनू की नजर नदी के पानी पर गई जो काफी तेजी के साथ बह रहा था। सोनू हैरानी से नदी के बहते पानी को देखने लगा। सोनू की नजर नदी के पानी से हट ही नहीं रही थी। कमलेश ने सोनू का हाथ पकड़ा और उसे चलने के लिए कहा, लेकिन सोनू अपनी जगह से नहीं हिला। कमलेश ने सोनू से कहा, क्या हुआ? तब सोनू ने नदी की तरफ इशारा किया। कमलेश ने नदी की तरफ देखा तो पाया कि नदी से एक औरत धीरे धीरे बाहर निकल रही है। सोनू और कमलेश को जैसे सांप सूंघ गया। वे आंखें फाड़ फाड़ कर उस औरत को देखने लगे। जिस समय वह औरत नदी से बाहर निकली थी तब पूरी तरह से सामान्य थी। यह वही औरत थी जिसने पीली साड़ी पहन रखी थी। देर रात इस तरह से एक औरत को स्नान करता देख सोनू और कमलेश थोड़ा घबरा तो गए थे, लेकिन उन्हें लगा शायद गांव की ही कोई औरत होगी। कमलेश ने सोनू से दोबारा कहा, सोनू चल। सोनू ने भी अपना ध्यान वापस घर जाने की तरफ किया। वे लोग वापस मुड़े ही थे कि तभी वह पीले साड़ी वाली औरत बोली, बेटा सुनो। उस औरत की आवाज सुनकर कमलेश और सोनू दोनों ही रुक गए। पता नहीं क्यों कमलेश और सोनू दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें अजीब सा एहसास हो रहा था, जबकि उस औरत की आवाज बिल्कुल सामान्य थी। उस औरत ने दोबारा कहा, सोनू बेटा मेरी बात सुनो। अपना नाम सुनकर सोनू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह लगा कि शायद ये उसके गांव की ही है
और उसे जानती है, इसीलिए उसका नाम भी ले रही है। सोनू पीछे पलटा। सोनू ने देखा कि उस औरत का चेहरा उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आधा चेहरा बालों से ढका है और आधा अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा। सोनू ने धीरे से कहा, जी बताइए। वह औरत बोली, तुमने मेरे बेटे को देखा? सोनू ने पूछा। आपका बेटा? तभी कमलेश बोल पड़ा, आपका बेटा छोटा है क्या? वह औरत बोली, हाँ वह छोटा है, क्या तुमने देखा? कमलेश बोला, नहीं हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमें उसके रोने की आवाज आ रही थी। यह सुनते ही वह औरत घबरा गई। उसकी आवाज में घबराहट साफ दिखने लगी। वह बोली, क्या तुमने मेरे बेटे को रोता हुआ सुना था? कहां सुना था? बताओ बेटा। वह औरत धीरे धीरे कमलेश और सोनू की तरफ बढ़ने लगी। कमलेश और सोनू दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों को ही वह औरत थोड़ी अजीब लग रही थी। कमलेश बोला, पता नहीं, यहीं आसपास से उसकी आवाज आ रही थी। हमें देर हो रही है, हम घर जा रहे हैं, आप अपने बेटे को खुद ढूंढ लीजिए। इतना कहकर कमलेश वापस घर जाने के लिए पीछे मुड़ा। सोनू अभी भी उस औरत को देख रहा था। इससे पहले कि सोनू भी कमलेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता कि उस औरत ने सोनू का हाथ पकड़ लिया। यूं अचानक उस औरत का हाथ पकड़ना सोनू को बड़ा अजीब लगा। साथ ही वह घबरा भी गया, क्योंकि उस औरत ने काफी कसकर सोनू का हाथ पकड़ा था। सोनू एकदम कंपकपा गया। वह उस औरत से अपना हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन वह औरत हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, बस बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। कमलेश 2-4 कदम आगे बढ़ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि सोनू अभी तक उसके पास नहीं आया, वह पीछे पलटा और उसने देखा कि उस औरत ने जबरदस्ती सोनू का हाथ पकड़ रखा है और सोनू खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कमलेश चिल्लाया, सोनू! सोनू भी घबरा गया और बोला, कमलेश इधर आ, यह आंटी मुझे छोड़ नहीं रही है। कमलेश वापस सोनू के पास गया। उसने कहा, आंटी हमें जाने दो, हमारी अम्मा हमें मारेगी, हमें जाने दो। वह औरत कुछ नहीं बोली, बस कसकर सोनू का हाथ पकड़े रखा। अब कमलेश और सोनू इतना समझ गए थे कि यह कोई सामान्य औरत नहीं है। दोनों ही घबराने लगे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। वे बच्चे बेबस थे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिस वजह से उस औरत के बाल सामने से हट गए और हल्की रोशनी में उस औरत का चेहरा दिखा। उस चेहरे को देखकर कमलेश और सोनू हैरान रह गए, क्योंकि यह उनके गांव की एक औरत हेमा थी। वही हेमा जो पिछले साल छठ पूजा में इस नदी में डूबकर मर गई थी। यह बात गांव के सभी लोग जानते थे कि हेमा की मौत हो चुकी है, लेकिन आज इस तरह से अपने सामने एक मरी हुई औरत को जिंदा पाकर सोनू और कमलेश की पैंट गीली हो गई। वे दोनों बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि यह हेमा नहीं, हेमा की आत्मा है। वे दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ, छोड़ो, छोड़ो, हमें छोड़ो। लेकिन हेमा सोनू का हाथ नहीं छोड़ती और गुस्से से कहती है, बता मेरा बेटा कहां है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कमलेश, जो अब तक थोड़ी बहुत हिम्मत से काम ले रहा था, अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वह खड़े खड़े जमीन पर गिर गया और अपने हाथ पैर मारने लगा, जबकि सोनू खुद को छुड़ाने की अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई बुरा सपना देख रहे हैं। हेमा सोनू को खींचते हुए नदी के अंदर ले जाने लगी। कमलेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस चिल्लाए ही जा रहा था और शायद उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंच रही थी। हेमा गुस्से में बोली, अगर तुम लोग मेरा बेटा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दो। कमलेश के कानों में केवल हेमा के शब्द ही गूंज रहे थे। न उसे सोनू के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, न खुद की चिल्लाने की आवाज। वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। सब कुछ क्लियर था, लेकिन फिर भी उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते हेमा के चेहरे का रंग बदलने लगा और सफेद पड़ने लगा। चेहरे की खाल फूलने लगी, होंठ काले और मोटे हो गए। धीरे धीरे उसका शरीर भी फूलने लगा। कमलेश उस दृश्य से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और अचानक वह बेहोश होकर गिर गया। सोनू अभी भी रो रहा था और खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन हेमा ने उस पर तरस नहीं खाया और वह उसे नदी के गहरे पानी में ले गई। सोनू नदी के पानी में अभी भी अपने हाथ पैर छटपटा रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसका दम भी पानी में घुट गया और वह मर गया। सोनू ने अपनी आखिरी सांस ली ही थी कि पवन और अंकित भी घाट पर पहुंच गए थे। वहां एक अजीब सी शांति थी। लहरें पूरी तरह शांत थीं, हवा भी रुकी हुई थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई आने वाला है। पवन ने कहा, यार मौसम ठीक था, लेकिन यहाँ अजीब सी घुटन नहीं लग रही है, इससे तो घर में ही अच्छे थे। अंकित ने कहा, हाँ कह तो सही रहा है, चल नदी के किनारे चलते हैं। पवन ने कहा, अरे यार अब पानी के पास जाकर क्या करेंगे। अंकित ने कहा, ओहो तू तो डर रहा है। अंकित खुद अपना कैमरा ऑन करके पानी के करीब जाने लगा। पवन न चाहते हुए भी धीरे धीरे अपने कदम अंकित की ओर ही बढ़ा रहा था। जैसे ही अंकित नदी की ओर करीब गया, उसे एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया।
पहली नजर में अंकित को एक डर का एहसास हुआ कि कहीं यह बच्चा मर तो नहीं गया। अंकित तेजी के साथ उस बच्चे के पास भागा। अंकित को भागता देख पवन को भी समझ नहीं आया कि अंकित को क्या हुआ, लेकिन वह भी तुरंत अंकित के पीछे भागा। जब पवन की नजर भी एक बच्चे पर पड़ी तो वह भी घबरा गया। अंकित ने उस बच्चे को उठाने की कोशिश की, वह नहीं उठा। अंकित ने उसके हाथ की नब्ज चेक की जो चल रही थी। अंकित ने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और वे लोग उसे राकेश के घर ले आए। राकेश के घर वाले भी जाग रहे थे। जब उन्होंने अपने गांव के लड़के कमलेश को बेहोशी की हालत में देखा तो वो भी घबरा गए। जल्दी से डॉक्टर आए और उन्होंने कमलेश का इलाज किया। वह होश में तो आ गया लेकिन गहरे सदमे में चला गया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उससे जानने की कोशिश की कि आखिर उसे क्या हुआ, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। इतने में ही गांव के कुछ घरों में यह खबर फैल गई कि कमलेश नदी के पास बेहोश मिला था। और जैसे ही यह खबर सोनू के घर पर गई तो वे लोग एकदम घबरा गए, क्योंकि सोनू की मां खुद अपने बेटे को कमलेश के घर छोड़कर आई थी और कमलेश के घर वालों ने यह कहा था कि हम खुद ही तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर छोड़ देंगे। लेकिन अब दोनों ही घर से गायब थे और कमलेश के घर वालों को कुछ खबर ही नहीं थी कि आखिर उनके बच्चे कहाँ गए हैं। अब ऐसे में कमलेश का बेहोश होकर वापस आना और सोनू का गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। सोनू के घर वाले जब राकेश के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि कमलेश अकेला है तो वह अपने बेटे के लिए तड़प कर रोने लगे और पूछने लगे कि उनका बेटा कहाँ है। लेकिन कमलेश कुछ बता ही नहीं पा रहा था। वह अपने होंठ खोलता लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बताया कि यह गहरे सदमे में है। इसके दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, इसे आराम करने दो। अब ऐसी हालत में किसी ने कमलेश से ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन गांव वाले सोनू को ढूंढने के लिए निकल गए। अंकित और पवन ने सोनू के घर वालों को बताया था कि कमलेश उन्हें नदी के घाट पर मिला था, इसलिए वे लोग भी घाट पर पहुंचे। उन्होंने आसपास सोनू को काफी आवाज लगाई और कुछ लोग नदी में भी उतरे। आधे घंटे के बाद उन्हें सोनू की लाश मिली। सोनू की लाश मिलते ही पूरे गांव में जैसे कोहराम मच गया। रात में भी दिन निकल आया था। सभी लोग घाट पर इकट्ठा हो गए। सुबह होने तक पुलिस भी गांव में आ गई थी। छठ के शुरू होते ही लगातार 2 रातों को मौत का यह सिलसिला अब पुलिस को भी रहस्यमयी लगने लगा। वहीं दूसरी ओर सुबह तक कमलेश की हालत में भी सुधार था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो कमलेश ने रात की पूरी कहानी पुलिस और गांव वालों को सुनाई, जिसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि यह काम हेमा का है। पुलिस वाले भी चक्कर में पड़ गए कि आखिर यह भूत सच में होते भी हैं क्या। पहली नजर में उन्हें लगा शायद कमलेश और सोनू में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और कमलेश ने ही सोनू को पानी में धकेल दिया होगा। लेकिन राकेश की भी तो पिछली रात मौत हुई थी, भला उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन पुलिस वाले यह जान चुके थे कि यह मौत केवल हादसा नहीं है, इनके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। रही बात हेमा की आत्मा की, तो पुलिस वाले भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। वे लोग अपने तरीके से तफ्तीश करने लगते हैं, लेकिन पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि हेमा वापस लौट आई है और अपने बच्चों को ढूंढ रही है। वहीं दूसरी ओर पवन और अंकित हेमा के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वह राकेश के पिता से पूछते हैं कि यह हेमा कौन है। तब राकेश के पिता बताते हैं कि हेमा इसी गांव की एक महिला थी और छठ के पर्व को वह सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से मानती थी। पूजा में जो भी सामग्री आती थी वह उसे खास शहर से ही लेकर आती थी। सूर्यदेव में उसकी असीम आस्था थी। पिछले साल हेमा, उसका पति अनमोल और उसका 2 साल का बेटा आर्या सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। आर्या अपनी मां हेमा की गोद में ही था। तट पर काफी भीड़ थी, इसलिए हेमा नदी में थोड़ा अंदर की तरफ चली गई थी। अचानक उसका पैर फिसला, वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके हाथ से बच्चा पानी में छूट गया। बच्चा काफी छोटा और कमजोर था। हेमा अपने बच्चों को पानी से निकाल पाती कि वह खुद भी पानी में गिर गई। नदी की धारा तेज थी। जब तक लोग हेमा या उसके बच्चे को बचा पाते तब तक वो नदी में बहकर डूब गई। जिस समय हेमा नदी में डूब रही थी वह उस समय भी अपने बच्चे को ही बचाने की कोशिश कर रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन इस घटना से वहां इतनी भगदड़ मच गई कि लोग उसके बच्चे को क्या ही देखते हैं, सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे रह गए। हेमा और आर्या की लाश को पुलिस वालों की मदद से ढूंढा गया, लेकिन लाश नहीं मिली। अब हम लोग तो गरीब हैं, हमारी ऊपर तक सुनी कहां जाती है। पुलिस ने 3-4 दिन लाशों की खोज की। हत्थे न आने पर यह कहकर बात को खत्म कर दिया कि लाश बहुत दूर चली गई होगी, कहां तक जांच की जाएगी। पुलिस वालों ने कहा कि वह आसपास के गांव के पुलिस थानों में इत्तिला दे देंगे कि अगर उनके आसपास किसी तट पर कोई लाश मिले तो यहां की पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। लेकिन बेटा देखते ही देखते 1 साल हो गया। अनमोल बेचारा वापस काम से शहर चला गया और इस बार तो वह छठ मनाने यहां आया भी नहीं। क्या करता आकर भी।
पूरा परिवार तो खत्म हो गया। हेमा और आर्या की कहानी सुनकर पवन और अंकित की आंखें भी नम हो गई थी। कमलेश की बात को सुनकर कोई इस बात को झुठला नहीं सकता था कि हेमा की आत्मा उस नदी के घाट पर भटक रही है। छठ की पूजा शुरू होते ही 2 दिन में 2 मौतें हो गईं। अंकित कहता है, तो इन घटनाओं को रोकना होगा। वैसे भी आज तीसरा दिन है। राकेश बता रहा था कि आज शाम संध्या के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय सभी लोग घाट पर जाएंगे। ऐसे में अगर आज दोबारा किसी की मृत्यु हो गई तो? राकेश के पिता मनोहर कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात सही है, चलो हमें पंडित जी से पूछना चाहिए कि क्या इसका कोई हल हो सकता है। मनोहर पवन और अंकित के साथ गांव के मंदिर में पंडित जी से मिलने जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि गांव के कुछ अन्य लोग भी पंडित जी के पास इकट्ठा है और सभी हेमा और उसकी बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे गांव वालों की यही समस्या थी कि हेमा की आत्मा भटक रही है और अपने बच्चे के बदले वह किसी न किसी को लेकर जा रही है। सभी लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ही पंडित जी के पास गए थे। सभी की समस्या सुनने के बाद पंडित जी ने कहा, मैं तुम लोगों की भावनाओं को समझता हूं और कहीं ना कहीं हम गांव वालों को खतरा भी है। हमारा यह छठ का पर्व साल में एक बार आता है, हम इसे बदनाम नहीं होने दे सकते। कोई भटकती आत्मा इस तरह से हमारे पर्व को खराब नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि हेमा और उसके बेटे के साथ काफी गलत हुआ है और इसमें काफी हद तक प्रशासन की गलती भी रही है। अगर वह उन दोनों की लाश को ढूंढ लेते तो शायद उनकी आत्मा नहीं भटकती। हम उनका अंतिम संस्कार कर देते, लेकिन अफसोस हेमा मरने के बाद भी तड़प रही है। आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं विद्या शास्त्रों में इस आत्मा की मुक्ति का कुछ निवारण ढूंढता हूं। सभी लोग पंडित जी पर भरोसा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जब पवन और अंकित राकेश के घर लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में उनके ऑफिस का ही एक लड़का राहुल मिल जाता है। इस तरह अचानक राहुल को देवलपुर में देखकर पवन और अंकित थोड़ा हैरान रह जाते हैं। राहुल ने भी पवन और अंकित को देख लिया था। उसने दूर से ही आवाज लगाई, अरे पवन सर। पवन और अंकित पहले ही रुक चुके थे। पवन ने राहुल से पूछा, तुम हमारे ऑफिस के ही हो ना? अभी नए नए आए हो? राहुल ने कहा, हाँ भैया, मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया हूं। वो मुझे सर ने आपके पास भेजा था और कहा था कि मैं आपके साथ छठ पूजा की स्टोरी कवर करूं। आप समझ नहीं सकते कि मैं यहां आकर कितना परेशान हुआ हूं। यहां आते ही स्टेशन पर किसी ने मेरा फोन और बैग दोनों चोरी कर लिए। बस मैं इस देवलपुर गांव का नाम जानता था, बड़ी मुश्किलों से मैं आप तक पहुंचा हूं। पवन कहता है, अच्छा तुमने पुलिस को इत्तला दी? राहुल ने कहा, हाँ भैया, वो तो मैंने स्टेशन मास्टर से ही कह दिया था। मैं कहां तक पुलिस स्टेशन में रुकता, इसलिए मैं देवलपुर का पता पूछकर यहां तक आ गया। और कैसे चल रही है आपकी स्टोरी? अब तक तो काफी काम हो चुका होगा। सुना है आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज शाम को घाट पर काफी भीड़ रहेगी। पवन कहता है, काम का यार मत पूछ, दरअसल गांव के हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ 2 दिन से लगातार रहस्यमयी तरीके से 2 मौतें हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि उन मौतों के पीछे भूत प्रेत का हाथ है। राहुल इस बात पर मजाक बनाते हुए कहता है, क्या पवन भैया आप लोग गांव वालों की बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे इनके पास हमेशा कुछ न कुछ कहानियां रहती ही हैं। अंकित कहता है, नहीं कहानी नहीं। अंकित आगे कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले ही मनोहर जी ने पवन और अंकित को आवाज लगाई, अरे बेटा चलो, घर चलो, खाना खा लेना, तुम लोग भी परेशान ही घूम रहे हो। पवन राहुल को लेकर राकेश के घर चला गया। राहुल को यह जानकर और ज्यादा हैरानी हुई कि जिसकी मौत हुई थी वह पवन का दोस्त ही था। गांव में सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। दोपहर में जिसके व्रत थे उन्होंने अपने व्रत के सारे काम किए। कुछ ही देर में सभी लोग शाम की तैयारी करने लगे। सभी ने अपनी पूजा की थाल और बांस की टोकरी को प्रसाद और फूलों से सजाया। सभी ने नए कपड़े पहने और घाट पर जाने के लिए तैयार हो गए। राकेश के पिता मनोहर जी यह जानते थे कि पवन यहाँ पर अपने काम से आया है, लेकिन राकेश की मौत की वजह से वह कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन्होंने पवन से कहा, बेटा तुम जिस काम से आए हो वह काम करो। किसी की मौत से किसी का काम नहीं रुकता। अब ये पर्व अगले साल ही देखने को मिलेगा और तब तक क्या पता क्या हो। मेरे साथ घाट पर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मनोहर जी पवन, राहुल और अंकित को घाट पर ले गए। सच में वह दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। लोगों की इतनी भीड़ थी। इससे पहले कि छठ पूजा की प्रक्रिया शुरू होती, पंडित जी ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, आप सभी जानते हो कि हमारे गांव में पिछली 2 रातों में 2 मौतें हुई हैं और जहां तक हमने समझा है कि इन मौतों के पीछे हेमा का हाथ है। हेमा की आत्मा भटक रही है। उसकी आत्मा को शांत करने के लिए हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए हमारे पास उसकी लाश नहीं है। इसलिए हमने अनमोल को बुलाया है ताकि वह उनका तर्पण कर सके।
तर्पण करने के बाद ही हेमा और आर्या की आत्मा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, आज शाम सूरज ढलते ही इस घाट पर कोई मत आना। सभी लोग अपने अपने दीपक नदी में बहाकर जल्दी अपने घर चले जाना, यही हमारे लिए बेहतर है। सभी लोग पंडित जी की बात मानते हैं और अपनी पूजा प्रक्रिया में लग जाते हैं। सभी के मुंह से मंत्रों का जाप निकल रहा था। पवन एंकरिंग करते हुए काफी थक चुका था। मनोहर जी भी छठ पूजा के बारे में काफी कुछ बता रहे थे। बीच बीच में पवन अन्य लोगों से भी छठ पूजा के पर्व के बारे में जान रहा था। सूरज ढलते ही सभी लोग एक साथ सूर्य को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते ही सभी लोग तेजी से अपने घर की तरफ जाना शुरू करते हैं। इतने सालों में यह पहली बार था कि लोग दीपक नदी में प्रवाहित करने के बाद भी वहां पर रुक नहीं रहे थे, जबकि हमेशा वे लोग काफी रात तक नदी के नजारे को देखते रहते थे। सभी लोग वापस घर आ चुके थे। वहीं दूसरी ओर घर के आंगन में राकेश की बहन मनोरमा आंगन में लगे तार से कपड़ों को उतार रही थी। जब वह कपड़े उतार रही थी तो थोड़ा उचक रही थी, जिस वजह से साड़ी में उसकी कमर दिखाई दे रही थी और राहुल बालकनी से खड़ा मनोरमा को बड़ी ही गंदी नजरों से घूर रहा था। पवन और अंकित ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उसे अंदर बुलाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन राहुल अंदर नहीं आया। अगले ही पल राहुल ने अंकित का कैमरा उठाया और मनोरमा की वीडियो बनाने लगा। यह देखते ही अंकित गुस्से में बोला, ओ हेलो, ये क्या कर रहा है तू? राहुल ने कहा, क्या? बस छोटी सी क्लिप ले रहा हूं। अंकित गुस्से में बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे पता है वह कौन है? वह हमारे दोस्त की बहन है। राहुल ने कहा, हाँ तो दोस्त कौन सा जिंदा है? देखो तो कितनी पतली और लचकी हुई कमर है। यार प्लीज, अब मैं भी आपका दोस्त हूं, दोस्ती यारी में इतना तो चलता ही है। तभी पवन गुस्से में आया और उसने राहुल के एक जोरदार तमाचा मार दिया। राहुल एकदम कंपकपा गया और गुस्से में बोला, यह क्या किया? पवन ने आंखें दिखाते हुए कहा, जो किया सही किया। तुम्हें हमारे साथ काम सीखना है तो काम सीखो, अगर यह सब बदतमीजी करनी है तो तुम वापस जा सकते हो। राहुल गुस्से में बड़बड़ाने लगा और जैसे ही उसकी नजर नीचे गई तो उसने देखा कि मनोरमा भी उन्हीं को देख रही है। राहुल को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे पवन ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। वह गुस्से में पवन को धक्का देता है और घर से बाहर निकल जाता है। अंकित राहुल को रोकता भी है, लेकिन राहुल किसी की नहीं सुनता। अंकित पवन को समझाता है, अरे यार, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तू बातों से समझा देता। पवन कहता है, तूने उसकी हरकत नहीं देखी क्या? ऐसे कौन करता है? यहां इतना सब कुछ हो रहा है और उसे इन सब की पड़ी है। अंकित कहता है, चल तू शांत हो जा, मैं उसे बुला कर लाता हूं। पवन कहता है, कोई जरूरत नहीं है, यहां आएगा फिर बदतमीजी करेगा। गुस्से में गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। कल की बात है, परसों हम वापस दिल्ली निकल जाएंगे। 13वीं तक रुक कर यह कोई कांड ना कर दे। वहीं दूसरी ओर राहुल इतना गुस्से में था कि वह चलते चलते नदी के घाट पर पहुंच चुका था। जब वह पहुंचा तो उसकी नजर नदी में बहते दीपकों पर पड़ी, जो सच में मन को शांति देने वाला दृश्य था। एक पल के लिए राहुल का मन भी गदगद हो गया। वह अपने गुस्से को भूल गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एक एक करके नदी के सारे दीपक अपने आप बुझ रहे हैं। उसे यह काफी अजीब लगा। वह नदी के करीब गया तो उसने पाया कि दीपक न केवल बुझ रहे हैं बल्कि नदी के अंदर डूब भी रहे हैं। उसे काफी अजीब लगा। वह मन ही मन बोला, ये क्या? इतनी देर से तो यह दीपक बह रहे थे और अब डूबने लगे। ऐसा क्या है पानी में? राहुल पानी में जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। वह अपने आसपास देखने लगा। उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। इतने में ही उसे दूर से एक औरत नदी के घाट की ओर आती हुई नजर आई। यह वही औरत थी हेमा। वह जिस चाल से चल रही थी, उस चाल को देखकर राहुल उस पर लट्टू होने लगा। जैसे जैसे हेमा राहुल के करीब आई तो राहुल ने देखा कि वो औरत पूरी तरह से भीगी हुई है। भीगी होने पर हेमा का शरीर के अंग साफ चमक रहे थे। राहुल की नीयत वैसे भी गंदी थी। वह हेमा को देखकर मुस्कुराने लगा। हेमा का आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था। हेमा ने राहुल को देखते ही अपने बालों को पीछे किया और उसके चेहरे की चमक राहुल के चेहरे पर पड़ी। कुछ देर के लिए राहुल की आंखों में धुंध सी छा गई, लेकिन अगले ही पल जब राहुल ने हेमा के चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। सच में हेमा बहुत ही खूबसूरत थी। हेमा ने राहुल से कहा, सुनो, मेरे बच्चे को बचा लो। राहुल हैरानी से बोला, क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? हेमा ने हाथ से नदी की ओर इशारा किया। वह बोली, वह देखो, वहां मेरा बच्चा डूब रहा है, उसे वहां से निकाल कर ले आओ। राहुल उचक कर नदी में इधर उधर देखने लगा। तब उसे एक जगह नदी का बहाव थोड़ा तेज मालूम हुआ। जब उसने नदी की अन्य दिशाओं की तरफ देखा तो धारा सामान्य गति से बह रही थी, इसलिए राहुल को लगा कि सच में वहां कोई डूब रहा है।
वह नदी में उतर ही था कि तभी उसे ध्यान आया कि यह औरत पीछे से कहां से आ रही है और इसे कैसे पता चला कि इसका बच्चा डूब रहा है। अगर डूब रहा था तो ये इतने आराम से क्यों बता रही है? ये तो मां है, इसके मन में तो खौफ होना चाहिए। इन सारे प्रश्नों के साथ राहुल एक बार पीछे पलटकर देखता है तो पाता है कि वहां पर कोई भी औरत नहीं है। वह घबरा जाता है। राहुल, जिसने पंडित जी की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, उसे अब पंडित जी की बातें बिल्कुल सही मालूम होती हैं। अचानक राहुल के पैरों में गुदगुदी महसूस होती है। राहुल एकदम अपना पैर झटकता है और जल्दी से पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही राहुल खुद को संभालता है और खड़े होने की कोशिश करता है, अपने सामने हेमा की आत्मा को पाता है। वही लड़की जो अब तक खूबसूरत लग रही थी, अब उसने एक भयानक रूप ले लिया था। फूला हुआ शरीर, बदबूदार हवा, तेज सांसें और बच्चे के रोने की आवाज, इन सब से राहुल घबरा गया था। हेमा गुस्से में बोली, मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हेमा ने इतना ही कहा था कि एक अदृश्य शक्ति राहुल को पानी में अंदर की तरफ खींचती चली गई। राहुल चिल्लाना चाह रहा था और इसीलिए उसने अपना मुंह खोला, लेकिन नदी का सारा पानी उसके मुंह में चला गया। धीरे धीरे उसका शरीर भी फूलता चला गया और भारी होता गया। कुछ ही देर में उसकी लाश पानी के ऊपर तैरने लगी। बीच रात्रि में नदी की लहरों ने राहुल की लाश को तट के किनारे लगा दिया। उधर रात के 11 बज चुके थे। अंकित ने पवन से कहा, यार पवन, यह राहुल अभी तक नहीं आया है, कहां चला गया? पवन घड़ी में समय देखता है और कहता है, चल उसे चलकर ढूंढते हैं। पवन और अंकित राहुल को गांव में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। राहुल का कुछ भी पता नहीं था। अंकित कहता है, यार कहीं वह नदी के घाट पर तो नहीं चला गया? पवन कहता है, नहीं, वहां तो नहीं गया होगा, उसे पता है उधर खतरा है। अंकित ने कहा, हाँ, लेकिन वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। चल एक बार दिल की तसल्ली के लिए वहां भी चलकर देखते हैं। पवन और अंकित जब नदी के घाट पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें राहुल की लाश दिखती है और वहां आसपास बहुत सारे टूटे हुए दीपक पड़े थे। नदी का पानी बिल्कुल स्याह काला दिखाई दे रहा था। अंकित और पवन राहुल की लाश को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ देर के लिए दोनों के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन रात हो रही थी। उन लोगों का उस घाट पर रुकना सही नहीं था, इसलिए वे लोग बिना रुके वापस राकेश के घर आते हैं और राकेश के पिता को राहुल के बारे में बताते हैं। कुछ ही देर में पूरा गांव जाग गया था और सभी राहुल की लाश को देखने जा रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अंधेरी रात में राहुल की लाश को उठाकर गांव में ले आए। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि दीपक बुझे हुए और टूटे हुए पड़े हैं। जब पंडित जी उस नजारे को देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। वह किसी को भी नदी के किनारे न जाने की सलाह देते हैं। सभी लोग परेशान थे कि सुबह की पूजा कैसे की जाएगी, क्योंकि सुबह भी सूर्य को जल चढ़ाना था, लेकिन घाट का हाल किसी शमशान की तरह हो गया था। सारी रात राहुल की लाश उस घाट के किनारे पड़ी रही। सुबह होने पर गांव के कुछ लोगों ने राहुल की लाश को उठाया। जब उन्होंने राहुल की लाश को देखा तो वह सड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से पानी में सड़ रही है। सुबह तक अनमोल भी गांव में आ गया था। जब से उसे अपनी पत्नी की आत्मा के बारे में पता चला, वह तब से टूटा हुआ था, लेकिन वह खुद भी चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटे की आत्मा को शांति मिल जाए। इसलिए सुबह होते ही लोगों ने छठ पूजा नहीं मनाई, बल्कि अनमोल ने पंडित जी के अनुसार बताए गए विधि विधान के साथ अपनी पत्नी हेमा और उसके बेटे आर्या का पिंडदान किया। हालांकि वो समय पिंडदान करने के लिए श्रेष्ठ तो नहीं था, लेकिन मजबूरी के चलते अनमोल को ऐसा करना पड़ा। नदी का पानी जो पूरी तरह से काला पड़ चुका था, पिंडदान करते ही वह धीरे धीरे साफ और शुद्ध होने लगा। सुबह के 8 बज चुके थे। ऐसा पहली बार था जब अर्घ्य में देर हुई थी। अनमोल जब अपने परिवार का तर्पण कर रहा था तब वह बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बेटे की लाश नहीं देखी थी, इसलिए उसे सब्र नहीं आ रहा था। पूरा 1 साल हो गया था। उसे यही लगता कि शायद उसकी पत्नी और बेटा कहीं जिंदा हो, शायद कहीं से आ जाएं, लेकिन गांव में होती मौतों से साफ हो गया था कि अब हेमा जिंदा नहीं है। तर्पण पूरा करने के बाद धीरे धीरे लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अपनी पूजा संपन्न करते हैं और सभी हेमा और उसके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद से उस नदी के घाट पर कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन अब कभी भी जब छठ में दीपक को नदी प्रवाहित किया जाता है तो सारे दीपक अपने आप बुझ जाते हैं और हर साल लोग हेमा और आर्या के लिए पूजा जरूर करते हैं। पवन और अंकित की वह कवर स्टोरी एक भावुक स्टोरी बनकर ही रह गई। उस एक स्टोरी को कवर करने के लिए कई लोगों की जान गई, इसीलिए अंकित और पवन उस स्टोरी को कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाए।
दोस्तों, कहां तो अंकित और पवन इस धार्मिक पर्व छठ पूजा को कवर करने गए थे, जहां पर पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई होती है, लेकिन इस जगह पर ऐसी मनहूसियत थी कि उनका एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और राहुल भी अपनी नादानी की वजह से उस आत्मा का शिकार बन गया। अभी तो पता नहीं उस आत्मा को शांति मिली ना मिली, लेकिन इतना जरूर था कि उस दिन के बाद कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। शायद या तो उसकी आत्मा शांत हो गई या फिर उसकी मुक्ति का समय आ गया। खैर, मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप बिहार से हैं और छठ पूजा कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।